पूरे 2 महीने होने वाले हैं इस घर में आपको, लेकिन अभी तक आप इस घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही हो। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? भला कौन सा काम मैंने नहीं किया? काम तो आप सारा करती हो, लेकिन ढंग से कुछ नहीं करती। ये देखो किचन में सब डिब्बे कितने गंदे हो रहे हैं, और आपने आज स्लैब भी ढंग से साफ नहीं की, ऊपर से मेरे कमरे की सफाई भी ठीक से नहीं की। बस सारा दिन बैठकर आराम करना होता है आपको। आपके घर वालों ने आपको कुछ सिखाया नहीं है क्या? बस बिना कुछ सिखाए हमारे मत्थे मर दिया। तभी नैना की माँ लता वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी नैना पर चिल्लाते हुए कहती है, उसके माँ बाप ने क्या सिखाया? ये सोचने से पहले तू ये सोच कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया है और क्या नहीं। क्या मैंने तुझे अपनी भाभी से ऐसे बदतमीजी से बात करना सिखाया है? सुबह सुबह उससे लड़ने बैठ गई। ये बेचारी सुबह 5 बजे उठकर घर के काम काज में लगी हुई, और तू महारानी अब सोकर उठ रही है। ऊपर से इसी को सुनाई जा रही है। इस बेचारी ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। और चढ़ा लो इसे सर पर। जब तुम्हारी ये बहू तुम्हारे सर पर तांडव करेगी ना, तब मुझसे कुछ मत कहना। नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी लता अपनी बहू से, बहू तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कद छोटा रह गया है, इसलिए थोड़ी नक चढ़ी सी हो गई है। चल अब तू खाना खा ले, बाकी काम फिर निपटा लेना। ठीक है माँ जी। प्रिया अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी ननद का कमरा साफ करती है, फिर रसोई के डब्बे साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, नैना गांव से तेरी बुआ जी आ रही हैं। अब तुझे उनका स्वभाव तो पता ही है, इसलिए अब उनके सामने मुंह बनाकर मत बैठना, और हाँ, काम में अपनी भाभी की भी कुछ मदद कर दिया कर। माँ आपको पता है ना, छोटा कद होने की वजह से मुझे घर के कामों को करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और भाभी को क्या हम इसलिए लाए हैं कि उनके होते हुए भी उनकी ननद को काम करना पड़े? भाभी से कहो वही बुआ जी के आने पर उनकी अच्छे से सेवा करेंगी। हे भगवान, ये लड़की किसी की सुनती क्यों नहीं है? इसका कद भले ही 4 फुट का है, लेकिन जुबान इसकी 10 फुट की है। अरे बुआ जी आने वाली हैं, जानती है ना सबका रिश्ता करवाने में वो माहिर है। उनके सामने थोड़ा काम काज करेगी तभी तो वो तेरे लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगी। वैसे तो तेरे छोटे कद को देखकर कोई तुझसे शादी करेगा नहीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? भले ही उसका कद 4 फुट का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होगी। इसलिए ननद जी की हाइट को लेकर आप कभी भी किसी से कुछ मत बोला करो, और छोटी मोटी कमी तो हर किसी में होती है। आप तो ज्यादा बोलो ही मत। ये सब सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आप घर का सब काम ठीक से कर लो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब औरों की भाभीयों को देखो, वो अपनी ननद को कुछ नहीं करने देती, और यहाँ आप हो कि आपके आने के बाद भी सब मुझे ही सुनाते हैं। नैना गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना की बुआ जी घर आ जाती है। अरे भाभी, कहाँ चली गई? बहू के आने के बाद भी खाना आप ही बना रही हो क्या? अब तो रसोई छोड़ दो। अगर मेरी भाभी आपकी जितनी अच्छी होती ना बुआ जी, तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी। अब देखो ना, आप आई हो तो माँ गई है आपके लिए बाजार से कुछ लाने, लेकिन एक मेरी भाभी है जो कि बस कुछ करना ही नहीं चाहती और अपने कमरे में बैठी हो कि महारानी आराम से। तू भी न नैना, मुझे लगा था जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे तेरी जुबान सुधर जाएगी, लेकिन तेरी जुबान तो अभी भी कैंची की तरह चलती है। इसे देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तू कभी सुधरने वाली है। अब क्या करे, मैं तो बस सच बोलती हूँ। कड़वी तो लोगों को अपने आप लग जाती है, और मेरी हाइट कम है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आप लोगों से डरने लग जाऊंगी। अच्छा जा, अब ज्यादा बक बक मत कर और मेरे लिए चाय बना कर ले आ, और साथ में पकौड़े भी तल देना। बुआ जी, अगर मैं चाय पकौड़े बनाकर लाऊंगी तो फिर भाभी क्या करेंगी? उसे क्या हम यहाँ महारानी बनाकर लाए हैं? तो क्या तूने उसे नौकरानी समझा हुआ है क्या? अब तू जाती है या मैं बताऊं तुझे? जा रही हूँ। उस महारानी को कुछ मत बोलना तुम सब, बस एक मैं ही खटकती हूँ सबको इस घर में। गुस्से में नैना रसोई में चली जाती है, लेकिन कम हाइट होने की वजह से वो स्लैब तक पहुंच नहीं पाती। फिर वो गुस्से में पतीले पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसका हाथ ऊपर तक नहीं जा पाता, जिस वजह से ना तो वो चाय पत्ती और चीनी का डिब्बा उतार पाती है और ना ही तेल और बेसन। तभी वहाँ प्रिया आती है। कुछ चाहिए क्या नैना? कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मुझे अपनी बुआ के लिए चाय और पकौड़े बनाने हैं। अब आपको तो मेरी बुआ की कोई फिक्र है नहीं, लेकिन हमें तो घर आए मेहमानों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं है नैना, मैं तो बुआ जी का कमरा साफ कर रही थी, बस उसी में टाइम लग गया। और वो मेरी भी तो बुआ सास हैं, तो मैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखूंगी? आप हटिए, मैं उनके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। नहीं, मैं भी तब तक यही रहूंगी। मैं भी तो देखूं कैसे चाय पकौड़े बनाती हैं आप। सब बनने के बाद नैना वो चाय पकौड़े लेकर बुआ के पास जाती है और उनसे झूठ कहती है कि ये सब उसने बनाया है। बुआ कुछ दिनों तक वहीं रहती हैं। फिर एक दिन
माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से तेज बुखार आ रहा है। ठीक है बहू, तू रहने दे काम, तू दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर और घर के काम की फिक्र मत कर, सब काम मैं संभाल लूंगी। लेकिन माँ जी, मेरे रहते घर के काम आप करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? और मेरी बहू बीमारी में भी घर के काम करे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? चल अब तू चुपचाप जाकर लेट जा। अब लता घर के काम करने लगती है। अपनी बूढ़ी माँ को बर्तन धोता देख नैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ ये भाभी कहाँ गई? उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब वो आपसे घर के कामकाज भी करवाएगी। बुलाओ जरा उसको, आज मैं उनको बताती हूँ अब मेरी बूढ़ी माँ से काम करवाएगी, जिनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। भाभी, ओ भाभी। उसकी आवाज सुनकर बुखार में तपती हुई प्रिया सर पकड़कर बाहर आती है। क्या हुआ नैना, तुम मुझ पर इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आपको कुछ अकल वकल है या नहीं, जो खुद आराम कर रही हो और मुझ पर इतनी जोर से चिल्ला रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तेज बुखार है इसलिए मैं दवाई खाकर आराम कर रही थी। और माँ जी को मैंने नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से ये सब काम कर रही हैं। अच्छा, तो आप उन्हें रोक नहीं सकती थी? आपके घर वालों ने आपको ये संस्कार नहीं दिए क्या? नैना जरा तमीज से बात करो। और मेरे माँ बाप ने तो जैसे संस्कार दिए सो दिए, लेकिन ये तुम्हारे संस्कार कैसे? मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी ननद तुमसे ऐसे बात करेगी, तब तुम्हें एहसास होगा। कद तो तुम्हारा 4 फुट का रह गया, लेकिन जुबान तुम्हारी बहुत बड़ी है। जुबान चलाने से पहले बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि सामने वाले को कितना बुरा लगता है। वहीं पीछे खड़ी बुआ भी ये सब देख रही थी। इन सब से परेशान होकर लता बुआ जी से उसकी शादी की बात करती है। अब तो बस इसके लिए आप कोई जल्दी से रिश्ता देख लो, इसकी शादी होगी तभी से अपनी भाभी की अहमियत समझ आएगी। तुम ठीक कहती हो भाभी, अब इसे रास्ते पर लाने का यही तरीका है। अब वो उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। फिर बिना कोई देरी किए वो उसकी शादी अजय नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। फिर शादी के बाद नैना की सास निर्मला अपनी बहू नैना से, बहू मैं और तुम्हारी ननद पूजा शॉपिंग पर जा रहे हैं, तब तक तू घर के सारे काम करके रखना। और हाँ, तेरी हाइट छोटी है इसलिए मैंने तेरे लिए पहले ही पटरा बनवा दिया है, उस पर खड़े रहकर तू रसोई के सारे कामकाज कर लेना। अब नैना घर के सब कामकाज करने लगी, लेकिन फिर भी उसे उसकी ननद से किसी न किसी बात पर ताना सुनने को मिल ही जाता। अब जाकर नैना को अपनी भाभी की अहमियत समझ में आई और उसने अब इसके लिए अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके बाद से कभी उनके साथ जुबान नहीं लड़ाई। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है, मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीयों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बनाकर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहरो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है जहां उसकी एक ननद रश्मि होती है, जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ करती थी वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए।
लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है, लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद नव्या वो सब काम करती है, लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीियों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीियों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ, अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभीियों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।